नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक कि महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जो रायबरेली से है। हिरासत में लिया गया है नामजद आरोपी। पुलिस हिरासत में एसिड अटैक का आरोपी ले लिया गया है। छात्रा पर रात में उसने तेजाब से हमला किया था। पुलिस ने 5 घंटे के भीतर इसको धर दबोचा है। आरोपी बबलू से छात्रा की जान पहचान थी, ये बात सामने आई है। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। लड़की की शादी कहीं और तय होने से नाराज था और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायबरेली से। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उस पर एसिड अटैक करने का आरोप है। नामजद अभियुक्त बबलू लोधी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ में अब तक यह बात प्रकाश में आई है कि वादी की पुत्री और बबलू लोध के बीच में बातचीत हुआ करती थी और पिछले कुछ दिनों से वादी की पुत्री की शादी की बात कहीं चल रही थी, जिसके संबंध में बबलू लोध द्वारा विरोध प्रकट किया गया था और वादी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। और रायबरेली से हमारे सहयोगी मोहन कृष्ण इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन कृष्ण, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी अमित, आपको बताना चाहेंगे लगभग रात 1:30 बजे की घटना है, जिस समय ये दोनों बच्चे जो है भाई बहन घर के बाहर सो रहे थे और उतने में ही जो बबलू नाम का आरोपी है वो पहुंचा और मच्छरदानी के ऊपर से जो उसने तेजाब डाल दिया, जिससे लड़की जो है गंभीर रूप से झुलस गई है। उसका भाई वो भी झुलस गया, जिसको रायबरेली अस्पताल लाया गया, जिसके बाद उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पुलिस महिला बच्ची से जुड़ा मामला था, एक छात्रा से जुड़ा मामला था। पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर थी। एसपी और ये सारे लोग मौके पर पहुंचे और घटना के लगभग 9 साढ़े 9 बजे घटना के बाद जो है सुबह 9 बजे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस से जुड़े सूत्र ये बता रहे हैं कि जो लड़का था, इस लड़की से पहले भी इसकी बातचीत चल रही थी, प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसके बाद ये बात जब उस लड़की के घर वालों को पता लगा तो उन्होंने जो है लड़की से मना किया और फोन उसका हटा दिया। लेकिन उसके बाद भी उस लड़के ने बातचीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। जिसके बाद जो है जो आरोपी बबलू है उसने इस घटना को अंजाम दिया और आज रात में जो एसिड डाल के उसको घायल कर दिया। ये पुलिस से जुड़े हुए सूत्र। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर कानपुर से है। भीड़ ने यहां पर पिटाई कर दी है। लूट के आरोपी को बुरी तरीके से पीटा गया है। मोबाइल लूटकर भागने का आरोप है। कुछ लोगों ने पीछा कर उसको पकड़ लिया, पीटते हुए थाने लेकर गए उसको। आरोपी लुटेरे को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको कानपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर इस युवक को बुरी तरीके से पीटा गया है। इस पर लूट का आरोप था। मोबाइल लूटकर भागने के दौरान कुछ लोगों ने पीछा किया, इसे पकड़ लिया और बुरी तरीके से इसको मारा पीटा। बाद में इसको पीटते हुए बर्रा थाने लेकर गए और वहां पर पुलिस के हवाले कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कानपुर मेडिकल कॉलेज में मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ा और उन्हें एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाई। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका के चलते जब सरकार ने नई एम्बुलेंस भेजी है तो उसका यहां पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सामान ढोने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस एम्बुलेंस में मरीजों को लाया जाना चाहिए उसमें फर्नीचर का सामान ढोया जा रहा है। कई ऐसे जगह हैं जहां पीड़ितों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, मगर कानपुर के इस मेडिकल कॉलेज में आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस सामने खड़ी है, जिस एम्बुलेंस में मरीज नहीं बल्कि फर्नीचर और सामान लोड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज परिसर में खड़ी है और इसमें कैसे अलमारी, रैक और ये सब सामानों को रखा जा रहा है। सर, क्या सामान रखा जा रहा है सर? ये अब ये सामने आप देखिए क्या है? अलमारियाँ हैं। हाँ, एम्बुलेंस में रखी जा रही हैं। एम्बुलेंस में जहां एक और मरीजों को रखा जाना चाहिए तो वहां किसी तरह अलमारी और ये रखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस एम्बुलेंस में ना तो सामान रखा गया, इसको पूरा क्लियर करके इसमें अलमारी और सब डाल दिया जाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लापरवाही किस चरम पर है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और एक बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर दो पक्षों के बीच झड़प हो गई है। आपसी विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। एक पक्ष ने हवाई फायरिंग भी की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिंगरमऊ की वारदात है, जहां पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर मारपीट हुई है, फायरिंग भी हुई है दोनों पक्षों की तरफ से।
बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के सेंगर मऊ में ये वारदात घटी है। तस्वीरें देखिए आप। पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए। लाठी डंडे भी चले और इस दौरान फायरिंग भी की गई। और एक बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर मनीष सिसोदिया पर केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर एफआईआर दर्ज हुई है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। 17 नामजद करीब 500 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। थाना लोहा मंडी में ये केस दर्ज किया गया है। आपने तिरंगा यात्रा निकाली थी, सिर्फ 50 लोगों की परमिशन मिली थी, लेकिन तिरंगा यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसके बाद अब प्रशासन की तरफ से केस दर्ज किया गया है। और कानपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नाइट कर्फ्यू में होटल में पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने होटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और 4 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल वीडियो सामने आया था, एक होटल में पार्टी का आयोजन किया गया था। नाइट कर्फ्यू के दौरान कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। प्रशासन ने संज्ञान लिया और अब केस दर्ज कर लिया गया है। फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार का कहर जारी है। अब तक यहां पर 33 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं जिला अस्पताल में अभी भी करीब 130 बच्चे भर्ती हैं। इनमें से कई बच्चों की हालत गंभीर है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी अब से थोड़ी देर बाद फिरोजाबाद पहुंचने वाले हैं। यहां वो जिला अस्पताल जाकर निरीक्षण करेंगे। यहां पर सीएम योगी मरीज और मरीजों के परिजनों से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों से भी बातचीत करेंगे, ताकि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सके। अभी फिलहाल बीमारी के लक्षण, उसकी रोकथाम और इलाज को लेकर वो यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, निरीक्षण करने वाले हैं और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करने वाले हैं। फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी देवेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? कितनी देर में सीएम वहां पर पहुंच जाएंगे? मुख्यमंत्री का 1:10 का कार्यक्रम था, वो अब लगभग 1:30 बजे की आने की उम्मीद है। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जो जिला प्रशासन है, चाहे पुलिस हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ 3 जगह का कार्यक्रम है। यहाँ हेलीपैड पुलिस लाइन में उतरेगा। उसके बाद जहाँ मृतक बच्चे जिन मोहल्लों में हैं, उसमें एक जगह मुख्यमंत्री जाएंगे। उसके अलावा ये जो हमारे पीछे दिख रहा है, इसी अस्पताल में, जो 100 शैय्या का अस्पताल है, इसी में जो है मुख्यमंत्री आएंगे और उसके बाद में अधिकारियों से बात कर पुनः मथुरा के लिए रवाना होंगे। जी देवेंद्र, सीएम का ये दौरा अचानक हो रहा है। ऐसे में जब से वहां पर ये जानकारी हुई कि सीएम आने वाले हैं, अस्पताल में क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिला है और नगर निगम की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पर साफ सफाई को लेकर, और इस लापरवाही को लेकर अब नगर निगम की तरफ से क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है अभी तक जो बढ़ती गई है? बिल्कुल, जो लापरवाही की बात है वो नगर निगम की खासी लापरवाही है। तमाम गली सड़कें जो है, नालियां बिल्कुल पूरी भरी पड़ी थी, जिसको देर रात तक, पूरी रात तक सफाई कराई गई है। साथ ही ये प्रयास किया गया है कि मुख्यमंत्री को किसी भी तरीके की गंदगी न दिखे। कई रोडों को साफ कराने की कवायद की गई है, लेकिन जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसने भी अलग से तैयारियां की हैं और साथ ही अभी तक किसी की अधिकारी ने ये नहीं कहा है कि हमारे विभाग की गलती थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और जो नगर निगम है, इन दोनों पर ही आरोप है। नगर निगम पे सफाई का आरोप है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग पर जो मरीज है उनकी जो है पूरी तरह न दवाई दिए जाने का आरोप है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां पर कार्यक्रम में सीएम योगी ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस मौके पर प्रदेश के 2,08,53 लाभार्थियों को सहायता राशि ट्रांसफर की गई। कुल 1,341 करोड़ 17 लाख की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। इस मौके पर सीएम योगी ने परोक्ष रूप से पहले की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें योजनाओं का लाभ देने में भेदभाव किया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत का कार्ड भी बना है, 5 लाख रुपए सालाना, इसका भी मिला होगा ना। राशन कार्ड है कि नहीं है? राशन कार्ड भी है। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, ये लाभ पहले भी मिल सकता था ना।
लेकिन नहीं मिला। पिछली सरकारों का एजेंडे में विकास था ही नहीं, गरीबों का हित था ही नहीं। उनके तो स्वयं का विकास हो, खानदान का विकास कराने में सब लोग लगे हुए थे। आज सरकार का एजेंडा साफ है कि बिना भेदभाव के हर एक गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिले। नहीं तो किसी स्ट्रीट वेंडर को कोई लोन देता ही नहीं था, पुलिस उल्टा वसूल करती थी। लेकिन आज सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि बिना भेदभाव के हर गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिले। एक दूसरा, अच्छे जनप्रतिनिधि जब चुनते हैं आप लोग, अच्छे विधायक चुनते हैं, अच्छा चेयरमैन चुनते हैं, तो वे लोग पहल करके फिर इन योजनाओं का लाभ और एक बड़ी खबर वाराणसी से। 1 सितंबर से अनलॉक होगा बीएचयू। पहले चरण में यूजी और पीजी फाइनल ईयर के छात्रों की क्लास चलेगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, उसी के तहत क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा हॉस्टल अलॉटमेंट का काम भी 1 सितंबर से ही शुरू हो जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1 सितंबर से बीएचयू में ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत हो जाएगी। पहले चरण में यूजी और पीजी फाइनल ईयर के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, उनकी क्लासेस शुरू होंगी। और ख़ास बात है कि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा और हॉस्टल अलॉटमेंट का काम भी 1 सितंबर से ही शुरू हो जाएगा। 1 सितंबर से फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के लिए कक्षाएं आरंभ की जा रही हैं। कक्षाएं हाइब्रिड मोड में होंगी और कोविड के जो मानक हैं भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगाना, इस तरह के जो भी उनकी गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाएगा। सूबे में आज कई जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें आगरा, ग्रेटर नोएडा और हमीरपुर से आई हैं। आगरा में पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। उधर ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं हमीरपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में घायल 25,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। आगरा और हमीरपुर में बदमाशों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। घायल बदमाशों और पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो 3 अलग-अलग शहरों से पुलिस और बदमाशी करवाया गया है। तो 3 अलग-अलग शहरों से पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पुलिस को कामयाबी मिली है बदमाशों को गिरफ्तार करने में। आगरा, ग्रेटर नोएडा और हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। आगरा में 50,000 के इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया और एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा में, हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ और 25,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब बात करते हैं मिशन संजीवनी की। कोविड-19 महामारी से लड़ाई में आशा कार्यकर्ताएं भारत की फ्रंट लाइन स्वास्थ्यकर्मी हैं। अगर इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चा नहीं संभाला होता तो शायद भारत का स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरीके से प्रभावित हो गया होता। महाराष्ट्र के नासिक जिले की आशा सुपरवाइजर संगीता भोये ने अपने काम से बढ़कर लोगों की मदद की और हमारी संजीवनी चैंपियन बन गई। आशा कार्यकर्ता अपने काम पर निकल चुके हैं। गुजरात की सीमा पर दूर दराज के इलाके में बसे इस ठाणा पाड़ा गांव में स्वास्थ्यकर्मी जंगलों और नदियों को लांघते हुए कई किलोमीटर पैदल चलकर मरीजों तक पहुंचते हैं, खासतौर पर कोरोना संक्रमितों के लिए। दादा, वो दादा, हाँ ढोकले की काय? आम्ही तुम्हाला भेटायला आलोय। संगीता भोये आशा सुपरवाइजर हैं, जिनकी टीम में 12 आशा कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर पर संगीता का काम बेहद ही सराहनीय रहा है। इनकी टीम कोरोना संक्रमित मरीजों को सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं देती, बल्कि खाना, राशन, अंडे और सब्जियां भी मुहैया करवाती हैं। आणि आमच्या जवळ कोणी माणसं आम्हाला मदतीला येत नसते, तेव्हा आमच्या आशाताई आमच्या मदतीला आल्या आणि आम्हाला खाद्यपदार्थ कसे खायचे हे ते सगळं माहिती देत होते आणि आमच्या सोबत इतरांना बऱ्याच लोकांना त्यांनी अशीच मदत केली। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना ही संगीता को संजीवनी चैंपियन बनाता है।
जब कोविड हुआ था उनके पास कोई जाता नहीं था, उनको घर में खाने के लिए रेशन कभी रहता तो मैं अपने पैसे से उनको रेशन खरीद के देती थी, उनको सब्जियाँ वगैरह ऐसे जो चीज़ें वो सब मैं उनके घर पर पहुंचा किया करती थी। उनका दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैंने अपने पैसों से खरीद कर उनको सब पुराया। संगीता का कहना है कि जब जनवरी 2020 में महामारी की शुरुआत हुई तो चुनौतियां काफी बड़ी थी। बीमारी को लेकर जानकारी बहुत कम थी और खराब मोबाइल नेटवर्क की वजह से मुश्किलें बढ़ गई थी। कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, कोई अगर किसी को देखो तो रास्ता बदल के जाने का, ऐसा सब माहौल था। उस टाइम हमारे आशा वर्कर्स और हमने हर एक के घर में जाकर उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया और उनका टेम्परेचर लिया। इन्होंने लोगों की सेवा के अपने काम को जारी रखा और इसीलिए ये हैं हमारी संजीवनी चैंपियन। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में